नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे वो डेफिनेटली आपको पसंद आ रहे होंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग डे 16 में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लेवल जो होता है परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वो किस तरीके का होता है आपके एग्जाम में और आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर फोकस हमारा अप्रोच पे रखेंगे कि कैसे हम लोग कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अलग अलग लेंदी मेथड से भी डेफिनेटली आंसर देंगे। लेकिन जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि क्वांट्स में ये जरूरी नहीं होता कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ये जरूरी होता है कि आपका आंसर कम टाइम में आ रहा है कि नहीं, राइट? बिकॉज हमारे पास एग्जाम में टाइम लिमिट होता है, खास करके प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनका लेवल कैसे होता है, उनको आप जल्दी से सॉल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी के जो पहले की वीडियोस है वो डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली आपको वो प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, यूजफुल लगते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन का फॉर्मेट हमारा सिमिलर रहेगा प्रीवियस डेज के जैसा। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, कुछ थोड़ा टाइम जो है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। उस टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। और सारे क्वेश्चंस डिस्कस होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर है वो मुझे बता सकते हो कि आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं। तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, अभी हम लोगों को जो क्वेश्चंस है वो डूएबल लग रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, बिकॉज उसी कॉन्सेप्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में, राइट? तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली आपको परेशानी होगी, है ना? तो वो परेशानी ना हो इसलिए इज बेटर कि आप पहले वाला जो वीडियो है कॉन्सेप्ट वाला वो देख लीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर आप डेफिनेटली ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाला वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के डे का हम लोग जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन को देखिए, उसके नेचर को समझिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी जो है उसने अपने मंथली इनकम का जो 15% पार्ट है वो LIC में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 15% पार्ट, तो 15% पार्ट तो उसका चला गया LIC में, ये उन्होंने बोला है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसने मदर को दे दी। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उसने दे दी मदर को, ये उसने क्वेश्चन में क्लियरली पहले दो स्टेटमेंट में बोला है, राइट? उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसकी जो मदर है उसने उस रिमेनिंग परसेंटेज में से जो 10% पार्ट है वो डेफिनेटली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में स्पेंड किया है। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में स्पेंड किया और उन्होंने बोला कि स्पेंड करने के बाद मदर के पास जो सेविंग है वो बची हुई है 30,600 रुपीज। ठीक है, 30,600 रुपीज। और उसके बाद आपको बताना है कि उस मैन की जो मंथली सैलरी हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उसमें जो डेटा दिया है वो एनालाइज करने की कोशिश की होगी और उसके बेसिस पे आपने कुछ आंसर निकाला होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इनफ टाइम हो गया है, इतने टाइम में आप डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, राइट? अब यहाँ पे जरूरी ये है कि आप कौन सा अप्रोच यूज करके आंसर निकालते हो, बिकॉज यहाँ पे जो इनिशियल सैलरी जो उन्होंने बोला है कि मंथली सैलरी उस मैन की हुआ करती थी वही हम लोगों को निकालनी है, वो हम लोगों को नहीं पता कि कितनी है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर बड़े बड़े इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व करते हैं, जिससे आंसर तो आ जाता है बट ज्यादा टाइम लगता है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को अप्रोच इस तरीके से डेवलप करना है कि कम टाइम में आंसर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करना है। अब देखो, कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सैलरी का कुछ हिस्सा यहाँ पे जा रहा है, कुछ हिस्सा वहां पे जा रहे हैं, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो इट इज बेटर कि जो इनिशियल सैलरी है उसको 100 एज्यूम करना, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग 100 के हिसाब से परसेंटेज लेते हैं ना तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इस क्वेश्चन में ये एज्यूम करेंगे कि जो मंथली सैलरी थी उस मैन की वो 100 यूनिट्स थी और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इस परसेंटेज को एनालाइज करेंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये डेटा तो डेफिनेटली एनालाइज किया होगा कि स्टेटमेंट से हम लोगों को इतना सारा डेटा मिल रहा है। अभी हम लोग एक एक डेटा को प्रोसेस करते हैं 100 यूनिट्स के रेफरेंस में। तो लेट्स एज्यूम कि वो जो मैन था उसकी जो सैलरी थी वो 100 यूनिट्स थी, मंथली सैलरी, राइट। तो अगर मैं ये लिखूं कि 100 यूनिट्स उसकी मंथली सैलरी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 100 में से 15% पार्ट उसने LIC में इन्वेस्ट किया। तो लेट्स से कि 15 यूनिट्स उसने दिया LIC में, राइट। तो मुझे बताओ बचा हुआ पार्ट कितना होगा? डेफिनेटली बचा हुआ पार्ट होगा 85 यूनिट्स, ठीक है। अभी तक हम लोग यूनिट्स में बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा एजम्पशन है, ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू मुझे मिलेगी जब इस एजम्पशन को मैं यूनिट्स के रिप्लेस करूंगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास यूनिट की वैल्यू नहीं है, देखते हैं कि हम लोगों को यूनिट की वैल्यू कैसे मिलेगी। मुझे पहले दो स्टेटमेंट से इतना पता चल गया कि भाई 15% उसने LIC में किया और बचा हुआ उसके पास 85 यूनिट्स है अभी भी, राइट। और उन्होंने कहा है कि इसमें से 85 में से रिमेनिंग में से 10% उसने क्या किया? डेफिनेटली अपने मदर को दिया था और उस मदर ने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में वो 10% खर्च किया। अब मुझे बताओ कि 85 का 10% होता कितना है, क्योंकि उतना ही उस मदर ने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में स्पेंड किया होगा, ठीक है। तो 85 का डेफिनेटली 10% होता है 8.5। ये तो आप सभी को पता है ना। तो 8.5 तो चला गया किसमें? हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर में चला गया, और जो बचा हुआ होगा वो उस मदर की सेविंग है। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो मुझे बताओ 85 में से अगर 8.5 में घटा देता हूं तो मेरे पास बचता कितना है? मेरे पास बचता है 76.5। उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। 76.5 मेरी सेविंग्स है और उन्होंने इसकी वैल्यू देके रखी है आपको 76.5 की। कितनी देके रखी है? 30,600। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 30,600। तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा कि 76.5 का वैल्यू 30,600 है। अब यहां पे एक चीज आप समझने की कोशिश करो, मुझे एक यूनिट की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? मंथली सैलरी निकालना। तो मेरे पास अगर एक यूनिट की वैल्यू होगी तो बड़ी आसानी से मैं निकाल पाऊंगा। तो देखते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कैसे आ सकती है। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं और यहां पे एक 0 एक्स्ट्रा लगा देता हूं तो डेफिनेटली चल जाएगा, है ना। अब यहां पे देखो 765 है और यहां पे 30,600 तो था और उसके आगे एक 0 है। अब यहां पे नंबर्स को रिलेशन अच्छे से समझो। अगर मुझे 765 से पहले 3060 को अगर कट करना होता तो मैं ये सोचता कि 765 से ये कितने से जाएगा। जाहिर सी बात है कि मेरा आंसर इंटीजर में ही आएगा क्योंकि मुझे एक यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब आप देखो, अगर मैं 765 से 3000 तक पहुंचना चाहता हूं, वैसे तो मुझे 3060 तक जाना है, बट अगर मुझे 3000 तक भी पहुंचना होता तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका 4 गुना होता? डेफिनेटली यस, है ना। अगर इसका 4 गुना मैं माइंड में करने की कोशिश करूं तो देखो कैसे करूंगा। 700 का 4 गुना मुझे आता है, 700 का 4 गुना 2800 होता है, वेरी इजी, है ना। और बचे हुए जो 65 है उसका भी आप 4 गुना करोगे तो देखो 65 का 4 गुना कैसे होता है? 65 का 2 गुना करो 130, 130 का और 2 गुना 260, मतलब 2800 पहले आया था और अभी 260 आया। मिलाऊंगा तो देखो एग्जैक्टली ये नंबर आ रहा है 3060। तो इसका मतलब 765 से ये डायरेक्टली 4 टाइम्स कट हो रहा है और आगे 2 जीरोस भी है एक्स्ट्रा, तो वो 2 जीरोस वैसे आ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एक यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 400। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जब आपको कट करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा तो देखो ऐसे करना है, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, ठीक है। आप इसको पार्ट्स में भी कर सकते थे, जैसे पहले 5 से कट किया फिर और नंबर से कट किया, बट उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए डायरेक्टली कट किया करो ताकि आपका आंसर और भी जल्दी आए। अब यहां पे मुझे एक यूनिट की वैल्यू तो पता है ना, 400। मुझे कितने यूनिट की चाहिए? 100 यूनिट्स की। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो 100 यूनिट के लिए मुझे 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो अब देखो कि कितना आ रहा है मंथली सैलरी, 40,000। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो इसमें आपने देखा कि कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 20 से 25 सेकंड में आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। बस आपको 100 एज्यूम करना है और उसके रेफरेंस में परसेंटेज को लेना है। और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि रिमेनिंग अमाउंट का परसेंटेज बोला है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बोला था कि जो रिमेनिंग था उसका 10% लेना है, तो स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, 100 का ही 10% लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि रिमेनिंग का 10% बोला है तो जो बचा हुआ होगा अदर देन 15 उसका मुझे 10% लेना पड़ेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, खास करके क्लर्क प्रीलिम्स में। तो डेफिनेटली जब आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स देने जाओगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, करेक्ट आंसर इज 40,000। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। तो जल्दी से मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो एजम्पशन किया वैसे ही आप एजम्पशन करोगे। मैं अभी आपको हिंट दे देता हूं, अगर आप 100 एजम्पशन से करोगे इस क्वेश्चन को भी सेकंड वाले, तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। सेकंड वाले को आपको बोला गया है कि दो नंबर्स है P एंड Q, और X नंबर से उसका रिलेशन देके रखा है कि P इज 20% लेस एंड Q इज 28% लेस, ये आपको बोला है। ठीक है, और आपको बताना है कि जो ये दोनों का रिलेशन है X के साथ वो इस तरीके का दिया गया है, और आपको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज द नंबर Q इज स्मॉलर देन P। ओके, मतलब Q कितना परसेंट कम है P से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बोला है Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P, ये आपको आंसर निकालना है। और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक आंसर जो है वो आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, एजम्पशन करके सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से 15 से 20 सेकंड में कैसे किया जाता है। अब उन्होंने बोला है कि P इज 20% लेस देन X एंड Q इज 28% लेस देन X, मतलब दोनों के दोनों X के विद रिस्पेक्ट टू में ही है। तो अगर मैं X को 100 एज्यूम करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि P एंड Q का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो एज्यूम करते कि X 100 था, क्योंकि परसेंटेज में तो हम लोग अभी तक वही एज्यूम करते आ रहे कि X 100 है, बराबर। अब देखो P जो है वो X से 20% कम है, तो मुझे बताओ अगर मैं 100 से 20% निकाल दूंगा, कम करूंगा, तो कितना बचेगा? डेफिनेटली 80 बचेगा। वेरी इजी। ठीक है, और Q भी 28% लेस देन X है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 100 से 28% मुझे निकालना है तो मैं कितना निकालूंगा? 100 का 28% तो 28 ही होता है, तो 28 को निकाल दो तो कितना बचेगा? 72। इससे मुझे P एंड Q का एक्चुअल यूनिट वैल्यू पता चल गया। राइट, अब क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला है Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो ये वाला देख के आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि व्हाट परसेंट लेस, व्हाट परसेंट मोर, व्हाट परसेंट ऑफ कैसे निकाला जाता है। तो व्हाट परसेंट लेस में मैंने क्या बोला था, जो दो नंबर आप ले रहे हो P और Q, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो देखो 80 और 72 में कितना डिफरेंस है? 8, तो वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे लेस लिखा है तो डिनोमिनेटर में उल्टा लेना है, हमेशा डिनोमिनेटर में ग्रेटर लेना है। तो मुझे बताओ 72 और 80 में से कौन बड़ा है? 80 बड़ा है, तो 80 नीचे आएगा इंटू 100। अब तो मुझे लगता नहीं कि कुछ इसमें करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखो 8 और 8 कट हो गया, 0 और 0 कट हो गया, क्या बचा आपके पास? 10। इसका मतलब 10% आपका आंसर हो गया। मतलब जो Q है वो P से 10% कम होना चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 10% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितना आसान था, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक है, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। अप्रोच अगर आप ये यूज करोगे 100 एजम्पशन वाला तो बहुत जल्दी से आपका आंसर आएगा। एंड ट्रस्ट मी, परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 100 एजम्पशन से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि थर्ड वाले का आंसर जो है वो क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का लेंथ देखोगे तो थोड़ा सा लेंथ बड़ा है, बट अप्रोच अगेन सेम है ना। अगर आप देखोगे अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, और सही आंसर लाने में भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, तो ये भी देखो सैलरी वाला क्वेश्चन है जो आप बड़ी आसानी से एजम्पशन से सॉल्व कर सकते हो। तो इसने बोला है कि राज ने 60% अपनी मंथली सैलरी जो है वो वाइफ को दे दी है। ओके, तो बहुत ही ओबेडिएंट बंदा ये नजर आता है। ठीक है, क्योंकि वाइफ को इतना सैलरी का आधे से ज्यादा शेयर वो दे रहा है, 60%। ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जो भी बचा हुआ होगा ओके वो उसने थोड़ा सा सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने कर दिया उसने इन्वेस्ट। ठीक है,
और उन्होंने ये बोला है कि वाइफ को उसके जितने पैसे मिले थे उसमें से वाइफ ने 20% ग्रोसरीज पे डेफिनेटली स्पेंड किए वाइफ ने, ठीक है। तो ग्रोसरीज पे 20% स्पेंड हुए हैं, ये आपको बताया गया है। और उसके बाद उसने बोला है वाइफ ने 30% रेंट भी दिया घर का। अब देखो ये जो परसेंटेज है ना, ये आपके वाइफ के शेयर में से ही जा रहा है, ओके। 60% में से ये सब शेयर जा रहा है, ग्रोसरीज को, रेंट को, और बाकी की जो अमाउंट थी जो कि 18,000 बोली है, वो वाइफ ने गोल्ड पे डेफिनेटली स्पेंड की है। तो डेफिनेटली वाइफ को उसके थोड़ा सा गोल्ड का भी शौक है ना। तो गोल्ड का जो अमाउंट है वो 18,000 है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आपको बताना है कि जो राज था उसकी मंथली सैलरी कितनी रही होगी। अगर उसके इतने सारे खर्चे हैं तो मंथली सैलरी कितनी रही होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है, देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके। उम्मीद करता हूं कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर निकाला होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही अप्रोच क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, सैलरी वाले ऐसे जो क्वेश्चन है वो अगर आप 100 एजम्पशन से करोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए एक एक करके एजम्पशन बनाते हैं और वो ट्री वाला डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो उन्होंने बोली है कि 100 यूनिट्स अगर हम लोग एज्यूम करें मंथली सैलरी, तो उसमें से 60 यूनिट्स वाइफ को गए हैं, ठीक है। तो चलिए ये पहले हटा देते हैं और मुझे इतना पता चल जाएगा कि भाई अगर राज की सैलरी 100 यूनिट्स है तो उसमें से 60 यूनिट उसने वाइफ को दिए और 40 यूनिट उसने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब उसमें से देखो 20% ग्रोसरीज पे डाले थे और 30% रेंट पे डाले थे, ठीक है। अब 60 का 20% आप मुझे बताओ कितना होता है। 60 का 20% तो आप ओरली निकाल लोगे, दैट इज 12, और 60 का 30% भी आप ओरली निकाल लोगे, दैट इज 18। तो ग्रोसरीज और रेंट पे तो इतने चले गए, है ना। और बाकी के बचे हुए जो थे वो 18,000 थे, ये उन्होंने कहा है जो गोल्ड में गए। अब मुझे बताओ आप, सिंपल सी बात है, वाइफ का शेयर 60 यूनिट्स का था, 60 में से 12 यूनिट उसने ग्रोसरीज पे डाले, 18 यूनिट्स उसने रेंट पे डाले, तो 30 यूनिट तो वहीं पे चले गए। और उन्होंने कहा कि जो बचे हुए थे वो गोल्ड पे डाले। अब बचे हुए देखो कितने हैं, बचे हुए तो 30 यूनिट है ना, तभी तो मेरे टोटल 60 होंगे। और यही 30 यूनिट का वैल्यू उन्होंने देके रखा है 18,000, जो कि गोल्ड का था, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 30 यूनिट का वैल्यू इतना है ना। तो देखते हैं कितना आएगा। देखो 0 0 तो कट हो जाएगा और 3 से ये 6 बार जाएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 यूनिट का वैल्यू 600 था? डेफिनेटली बोल सकता हूं। तो बस मेरा तो यही काम था कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है वो देखना। और उन्होंने बोला है कि टोटल सैलरी कितनी है, तो टोटल सैलरी तो 100 यूनिट्स है। तो अगर 1 यूनिट का 600 है तो 100 यूनिट्स का कितना होगा, बस 2 0 आगे लगा दो एंड दैट इज योर आंसर, 60,000। वेरी इजी, ठीक है। अगेन 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, बस आपको जो डेटा था उसको सही तरीके से एनालाइज करना था और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। बताइए जल्दी 4th क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा आपका, ठीक है। उसमें भी आपको रेशो जो है वो बताया हुआ है थोड़ा सा, और आपको परसेंटेज के टर्म्स में उसको एज्यूम करना है। अगर आप उसको सही तरीके से करोगे तो बिल्कुल कम टाइम में आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में भी आपके अप्रोचेस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको जो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है उसको देखना है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो रेशो है मेल और फीमेल के सैलरीज का वो 6:5 है। और उन्होंने बोला है कि भाई जो मेल की सैलरी है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, मेल की सैलरी, ठीक है, और फीमेल की सैलरी जो है वो 4% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 20% इंक्रीज एंड 4% इंक्रीज ही है फीमेल की भी सैलरी, ठीक है। तो दोनों की सैलरी इंक्रीज हो रही है ना। और उन्होंने बोला है कि अगर मेल की सैलरी इंक्रीज होके 216 बन रही है तो बताओ कि फीमेल की सैलरी जो है वो कितनी बनेगी इंक्रीज होके, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फीमेल की सैलरी इंक्रीज होके कितनी बनेगी ये आपको डेफिनेटली निकालने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ओके। अब देखो सबसे पहली बात, हम लोगों को ये पता है कि इंक्रीज हम लोगों को दिया हुआ है, राइट, और हम लोगों को इंक्रीज होने के बाद मेल का कितना सैलरी होगा ये भी दिया गया है। तो पहले तो हम लोग मेल का कंसिडर करते हैं क्योंकि मेल का डेटा दिया है उन्होंने, फीमेल का तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। और आपको याद होगा कि कॉन्सेप्ट में मैंने आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मेल की सैलरी 20% से इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 20% को फ्रैक्शन में एज्यूम करते हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर 1/5 है इसका मतलब ओरिजिनल सैलरी मेल की 5 रही होगी और
उसमें +1 का इंक्रीज रहा होगा और फाइनल सैलरी उसकी 6 यूनिट्स बनी होगी इंक्रीज होने के बाद। ये हमारा एजम्पशन रहता है, जो कि यहाँ पे भी है ना। 5 यूनिट्स ओरिजिनल और 6 यूनिट्स डेफिनेटली इंक्रीमेंट होने के बाद। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्रीमेंट होने के बाद वाली सैलरी दी गई है कि मेल की सैलरी 216 होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो 6 यूनिट है ये 216 के बराबर हुए, है ना। जो हमारा एजम्पशन था ये इसके बराबर हो गया। तो अगर 6 यूनिट 216 के बराबर है तो क्या मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल आसानी से। मैं 6 से इसको कट करूंगा, दैट इज 36 टाइम्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू मुझे यहाँ पे 36 मिल रहा है। तो क्या मुझे ओरिजिनल सैलरी मेल की पता लग सकती है? यस। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 36 है तो 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना हुआ? 5 यूनिट्स का वैल्यू तो 180 हो गया। बहुत आसान, है ना। और अगर 5 यूनिट्स का वैल्यू 180 है तो मेरी जो मेल की ओरिजिनल सैलरी होगी वो तो 180 होगी यूनिट्स में, है ना। तो जाहिर सी बात है 180 एक्चुअल सैलरी मेल की होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो उन्होंने सैलरी का रेशो भी दिया था, ओरिजिनल सैलरी का। ये रेशो जो है वो ओरिजिनल सैलरी का है। तो ओरिजिनल सैलरी 180 मेरी आई मेल की, जो कि ये 6 के बराबर होगी, है ना। अब ये 6 के बराबर अगर है 180 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई इस रेशो के लिए? कंफ्यूज मत होना। देखो ये जो हम लोगों ने 1 यूनिट का 36 निकाला ये इस रेशो के लिए था। अब इस रेशो के लिए निकालना होगा तो 180 ये 6 की वैल्यू है, बराबर। तो अगर 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 30 आएगी ना। बहुत आसान। और अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की कितनी आएगी? 5 की तो 150 आएगी। 1 की अगर 30 है तो 5 की 150 आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फीमेल की ओरिजिनल सैलरी 150 आएगी? यस, यही आपको पहली निकालना था। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज वाली बताओ। तो चलिए हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि फीमेल की ओरिजिनल 150 है ना। तो पहली बात तो ये लिख लो। ये सारा आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब आपको सिर्फ ये लिखना है कि भाई फीमेल की सैलरी 150 है, ठीक है। फीमेल की सैलरी आ गई 150 ओरिजिनल वाली। अब उन्होंने बोला है कि फाइनल सैलरी निकालो फीमेल की इंक्रीमेंट होने के बाद। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 4% का। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25। वेरी इजी, है ना। 1/25 मतलब क्या? 25 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और 26 बन रहा है। और 25 की वैल्यू दी गई है ना। 25 की वैल्यू 150 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी। इसको जब मैं कट करूंगा तो 6 आएगी, है ना। तो 26 की बता सकते हो आप। 1 यूनिट की 6 तो 26 यूनिट की कितनी होगी? इंटू 6, राइट, विच इज 156। तो बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 156। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। बिल्कुल आसान था और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वही आपको इसमें यूज करके आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये अप्रोच थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन जब आप इसको माइंड में करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको अपने आप ये जो अप्रोच है वो बहुत आसान लगने लगेगा। तो एक आप अभी काम करना, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को माइंड में करने की कोशिश करो। देखो आपको आंसर आ जाएगा। कुछ भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, माइंड में सिर्फ नंबर्स लेके आने हैं और आपको आंसर सामने आएगा, राइट। तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालने की कोशिश करोगे ना तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर है। करेक्ट आंसर आपका 156 होगा, विच विल बी द सैलरी ऑफ द फीमेल आफ्टर द इंक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताइए। 5th क्वेश्चन है वो आपका, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं। ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज या अगर आप कोई स्टेट सर्विसेज का सीसेट का पेपर देते हो या इवन आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हो, इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। उन्होंने बोला है कि जो ए है उसने 20 से 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए के स्कोर बी से 20 ज्यादा है और उन्होंने बोला है कि बी ने 5% कम स्कोर किए हैं ए से। तो बी का जो परसेंटेज है वो 5% लेस देन ए है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा है। और आपको बताना है कि बी का एक्चुअल स्कोर कितना है। तो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हैं, राइट। तो चलिए आप एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और वही अप्रोच से कीजिएगा जो अप्रोच आपको कम टाइम में आंसर दे, ओके। और हम लोग फिर देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना है, ओके। तो चलिए, आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश तो की ही होगी, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल 5 से 10 सेकंड वाला अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था परसेंटेज में ज्यादातर क्वेश्चन 100 के एजम्पशन से हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है कि ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि उनके मार्क्स का डिफरेंस 20 है और ए का ज्यादा है 20,
ठीक है। और उन्होंने बोला है बी ए से 5% कम है। तो अगर मैं ए को 100 यूनिट्स एज्यूम करूं तो बी के यूनिट्स मुझे मिल जाएंगे एजम्पशन के लिए, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं ए को 100 यूनिट्स एज्यूम कर रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी 95 यूनिट्स था? यस, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बी इज 5% लेस देन ए। तो अगर ए 100 है तो बी तो 95 हो गया, क्योंकि 100 का 5% 5, तो 5 को कम कर दिया तो 95 बन गया, है ना। और उन्होंने और एक हिंट आपको दी है कि ए और बी का डिफरेंस 20 है ना। अगर ए बी से 20 ज्यादा है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि ए और बी के बीच में 20 मार्क्स का डिफरेंस है। अब इसमें 100 और 95 में एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 5 का। मतलब हमारे एजम्पशन के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है? 20। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 5 यूनिट्स का वैल्यू 20 था? डेफिनेटली यस। तो अगर 5 यूनिट्स का 20 है तो 1 यूनिट का कितना होगा? 1 यूनिट का 4 होगा। एज सिंपल एज दैट। तो मुझे अगर 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया तो मैं ए और बी दोनों का निकाल सकता हूं। मुझे क्या बोला है? मुझे क्वेश्चन में बी का निकालने के लिए कहा है। तो बी का तो 95 यूनिट्स है, तो अगर 1 यूनिट का 4 है तो 95 यूनिट्स का कितना होगा? तो 95 को आप 4 गुना कर दो, बहुत आसान है ना। कितना आएगा? डेफिनेटली आपका 380 आ जाना चाहिए आंसर। तो जिन स्टूडेंट्स ने 380 निकाल लिया था आंसर, उन स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है। ओके। और कभी कभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 400 आंसर मार्क करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 1 यूनिट का 4 है, 100 यूनिट का 400 है, मार्क करके आ जाओ। बट आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये भी मैटर करता है। क्वेश्चन में ए का तो नहीं पूछा ना, 100 यूनिट्स तो ए का था, आपको तो बी का निकालना है। तो बी का देखो 380 है, बहुत आसान। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आसानी से आपको आया होगा। आप देख सकते हो बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाता अगर आप इस अप्रोच से कर दें, ठीक है। तो चलिए 5th क्वेश्चन इज डन एंड वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट इज द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी जल्दी मुझे 6th क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत आसान है 6th क्वेश्चन भी। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे और बिल्कुल भी आपको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक स्टूडेंट है जिसको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। मतलब पास का क्राइटेरिया दिया है कि अगर एग्जाम में 40% आ गए तो पास हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये 10वीं का एग्जाम है, शायद से 10वीं में 35% होता है, बट कुछ कुछ यहाँ पे 40% भी होता है। तो ये 40% पास का क्राइटेरिया बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट है उसको 30 मार्क्स मिले और इसकी वजह से वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो एक्चुअल मार्क्स स्टूडेंट के 30 है और वो फेल भी 30 ही मार्क्स से हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि भाई उस एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब वो कितने मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है। क्योंकि देखो अगर उन्होंने बोला है भाई 40% पासिंग परसेंटेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम 100 मार्क्स का ही होना चाहिए। वो एग्जाम कितने भी मार्क्स का हो सकता है, 200, 300, 400, 500, कितना भी हो सकता है, वही आपको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बहुत आसान है। देखो सबसे पहली बात उन्होंने ये हिंट दिया है कि उस स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको 30 मार्क्स मिलते किसी एग्जाम में और आप 30 मार्क्स से फेल हो जाते, इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? परसेंटेज तो चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? अगर आपको 30 मिले हैं और आप 30 मार्क्स से फेल हुए हो, मतलब जाहिर सी बात है आपको और 30 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। तो पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? 60 मार्क्स चाहिए थे। एज सिंपल एज दैट। और यही 60 मार्क्स आपके पासिंग परसेंटेज बनेंगे कि नहीं? उन्होंने तो क्वेश्चन में ही बोला है कि 40% पास होने के लिए जरूरी है। तो ये मेरे जो 60 मार्क्स है ये 40% के बराबर हो गए, यही उसका मतलब हुआ। तो मुझे बस निकालना है कि अगर 40% का वैल्यू 60 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि मेरा जो एग्जाम है वो तो 100% का होगा ना। मुझे वैल्यू नहीं पता मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, बट परसेंट तो 100 ही होगा, क्योंकि उसी 100 में से 40% पास है। तो डेफिनेटली 60 मेरे मार्क्स 40% के इक्वल हो गए। तो मुझे बस 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 20 से काटूंगा तो मेरा तो इक्वेशन ये बनेगा कि 2% जो है वो 3 मार्क्स के बराबर हो गए, है ना। 2% जो है वो 3 मार्क्स के बराबर हो गए। अब मुझे कितने चाहिए? मुझे तो 100% लाने हैं। अब मुझे बताओ मैं 2% से 100% कैसे जाऊंगा, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? डेफिनेटली मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये 100% होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे 50 से कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 50 से ही करना पड़ेगा। तो अगर 100% मेरे मार्क्स है तो वो कितने के बराबर हो गए? 50 × 3 विच इज 150। तो बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो कि वो जो एग्जाम था वो आपका 150 मार्क्स का था। वेरी इजी। और आप चेक भी कर सकते हो कि 150 का 60% ही आपका 40% ही आपका 60 होता है।
एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप बड़ी आसानी से ऐसे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपको समझा होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको बस इक्वेट करना था 60 मार्क्स इक्वल टू 40% और आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो 150 मार्क्स इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। आगे का क्वेश्चन करते हैं 7th वाला। तो जल्दी जल्दी 7th वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे बताइए कि क्या होगा उसका आंसर। बहुत ही ईजी है ये वाला भी, ओके। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके SBI क्लर्क लेवल के ही है सारे के सारे। तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसलिए अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख के जाइए, ठीक है। अब ये इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये भी बहुत बार आता है। अब इसने बोला है कि 2 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, अब उसमें से एक को 55% जो है वो वोट मिले हुए हैं टोटल वैलिड वोट्स में से, और उन्होंने बोला है कि 20% वोट जो है वो इनवैलिड थे, मतलब 20% जो वोट है वो गिने ही नहीं गए, और उन्होंने बोला है कि जो टोटल नंबर थे वोट्स के वो 7500 थे, है ना। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है ना वो मैं क्या है ये आपको बताता हूं, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला है कि नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, मतलब जो दूसरा कैंडिडेट था उसको कितने वोट्स मिले होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोट्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बहुत तो आपको समझा होगा, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए आपको थोड़ा सा टर्म्स पे ध्यान देना होगा कि वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, ये सारी चीजें क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है, जो टोटल वोट्स दिए, मतलब मान लो कि कोई एक पॉपुलेशन थी उसने इतने वोट्स दिए, ये टोटल वोट्स दिए 7500 वोट्स, राइट। अब उसमें से कुछ वोट जो है ना वो इनवैलिड थे। इनवैलिड का मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और वो वोट्स कैंसिल किए गए, मतलब जाहिर सी बात है कि वो वोट जो है वो किसी को नहीं मिले होंगे जो इनवैलिड वोट्स है, बराबर। तो इनवैलिड वोट जो है वो कैंडिडेट को नहीं जाएंगे, कितने भी कैंडिडेट होने दो। फिलहाल इस क्वेश्चन में कितने कैंडिडेट है, 2। एज्यूम कर लेते कि वो कैंडिडेट A एंड B है, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है, जो इनवैलिड वोट्स है वो 20% है जो किसी को नहीं मिले, और टोटल वोट्स कितने हैं 7500। हमेशा याद रखना टोटल वोट्स में इनवैलिड प्लस वैलिड दोनों होते हैं, ओके। तो ये जो 7500 है ना इसमें इनवैलिड प्लस वैलिड दोनों है अभी फिलहाल, और उन्होंने बोला है कि इसमें से 20% इनवैलिड थे, 20% नहीं मिले किसी को भी, ना ही A को ना ही B को। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हम लोगों को 7500 में से पहले 20% निकालने होंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि भाई A को कितने मिले, B को कितने मिले, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, 7500 में से 20% निकाल देते हैं, तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो बचे हुए वोट्स होंगे वही A और B में बटे होंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब सिंपल सी बात है, मुझे वैलिड वोट्स का पता चल जाएगा जब मैं इसमें से 20% निकालूंगा। जब मैं टोटल वोट्स में से इनवैलिड वोट्स को निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, वैलिड वोट्स मिलेंगे जो कि A और B में बटे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग 7500 में से 20% निकाल देते हैं। अब मुझे बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक है। तो अगर आप 7500 का 1/5 लेते हो तो कितना बनता है। आप फ्रैक्शन वाले अप्रोच से भी जा सकते हो, मैं आपको ओरली भी बताता हूं कैसे करना है। 20% 1/5 होता है, तो 7500 का 1/5 ले लो, कितना होगा 1500, मतलब 1500 निकालना है मुझे। तो 7500 में से 1500 निकाल दो, कितना होगा 6000। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे 6000 जो है वो वैलिड वोट्स है, ठीक है। 6000 मेरे वैलिड वोट्स है, ओके। और यही वैलिड वोट्स इन दोनों में बटे हुए हैं, A और B में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि A कैंडिडेट जो है, फर्स्ट कैंडिडेट, उसको 55% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हैं, तो ये वैलिड वोट्स है आपके 6000। अब 6000 में से 55% उसको मिले हैं, तो मुझे बताओ B को कितने मिले होंगे। जाहिर सी बात है अगर 6000 में से 55% इसको मिले हैं तो जो बचे हुए हैं वो B को मिले होंगे। अब मुझे बताओ टोटल तो वोट्स ये 100% थे ना, इसमें से 55% तो चले गए, तो 100 में से अगर आप 55% निकाल दोगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे तो 45%। तो मुझे 6000 का 45% निकालना है, क्योंकि 6000 का 55% तो A को चला गया, है ना। तो चलिए देखते हैं 6000 का 45% कितना होता है। वही वोट्स जो है वो आपके किसके होंगे, B के होंगे, अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, 2 0 तो कट हो गए, और 45 का 6 गुना करना है। देखो 45 का 6 गुना माइंड में होता है, पहले आप 45 का 2 गुना करो 90, और 90 का 3 गुना करो, क्योंकि 2 और 3 ही तो 6 बनाता है ना। तो 45 का 2 गुना 90, 90 का 3 गुना 270, तो ये आ गया 270, और एक 0 भी है आगे, तो ये हो गया आपके B के वोट्स।
तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर है ये। बी का आपका वोट जो है मतलब अदर कैंडिडेट का वो 2700 आएगा, है ना। अगर आपको ए का पूछा होता तो आप 55% लेते, बी का पूछा तो 45% लिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हुआ, 2700। बस ये वाली चीज याद रखना, टोटल वोट जब भी आपको बोला जाता है तो वो टोटल वोट्स वैलिड नहीं होते, उसमें वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें से इनवैलिड वोट्स दिए है आपको कितना है, तो इनवैलिड वोट निकाल दो, तभी आपको वैलिड वोट्स कितने कैंडिडेट्स में बटे हैं ये मिलेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना, इनवैलिड वोट्स कभी भी कैंडिडेट्स में नहीं बटते हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनमें हमेशा वैलिड वोट्स बटते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, 2700 इसका सही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला, देखते हैं कि 8th वाले का आंसर किस किस को आता है। बहुत ही आसान है 8th वाला भी, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि क्या सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देख के आप सभी को मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको ये पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाला एग्जांपल दिया था। अब इसमें आपको बोला गया है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है सिटी की वो 60,000 है, और उन्होंने बोला है कि भाई 10% के रेट से वो हर साल इंक्रीज होती है। तो आपको बताना है कि भाई 4 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि 10% का इंक्रीज मतलब फ्रैक्शन क्या लेना है। देखो 10% का इंक्रीज का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/10, है ना। और हम लोग तो यही एज्यूम करते हैं कि भाई 10 अगर पहला ओरिजिनल अमाउंट होगा तो उसमें 1 का इंक्रीज होके 11 बन रहा है पहले साल में, है ना। तो ऐसा 4 साल तक हो रहा है ना। तो 4 साल में 4 10 आएंगे और 4 11 आएंगे, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि परसेंट तो सेम ही है, तो फिर से 10 से 11 10 से 11 10 से 11 ऐसा होगा। मतलब 4 बार 10 4 बार 11। अब मुझे बताओ 4 बार 10 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 जीरो आएंगे, 10,000, ठीक है। 4 जीरो आए और यहाँ पे आएंगे 4 बार 11। ओके, अब देखो 4 बार 11 मतलब आपको तो पता ही है भाई 11 का क्यूब कितना होता है ना। 4 बार 11 मतलब एक बार 11 का क्यूब ले लोगे और एक 11 रख दोगे, है ना। अब देखो 1331 11 का क्यूब होता है और उसमें 11 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके 4 बार 11 बन जाएंगे, क्योंकि ये 3 बार 11 है और ये 1 बार 11 है, एज सिंपल एज दैट। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आगे हम लोगों को और मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो आ गए हम लोग, है ना। अब ये देखो क्या थी, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन थी जो ऑलरेडी आपको देके रखी है। ये तो मेरा अजम्पशन है 10,000, एक्चुअल कितनी है 60,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि 10,000 इज इक्वल टू 60,000, 10,000 इक्वल टू 60,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, ये सारे जीरो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो ये यूनिट्स के वैल्यू कितने होंगे, डेफिनेटली इंटू 6 करने से आएंगे, है ना। क्योंकि ये तो ओरिजिनल यूनिट था, उसमें एक्चुअल वैल्यू के लिए इंटू 6 करना है। तो बस आपको ये कैलकुलेशन करना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि आपको मैं 11 के मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक बताता हूं कैसे किया जाता है 11 का मल्टीप्लीकेशन। देखो जब भी 11 का मल्टीप्लीकेशन करना हो ना, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 11 के मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है पता है आपको, ये जो यूनिट डिजिट है ना, पहले हम लोग इन दोनों का करते हैं 1331 इंटू 11, ठीक है। यूनिट डिजिट वैसा का वैसा लिखो, क्या है यूनिट डिजिट 1, तो मैंने 1 का 1 लिख दिया। अब देखो 1 और 3 ऐड करो, 1 और 3 कितना होता है 4, तो 4 लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये 3 और 3 ऐसे चले जाओ, है ना, ऐड करते। 3 और 3 कितना होगा 6, 6 लिख दो। फिर लिख दो 3 और 1, 3 और 1 कितना होगा 4, ठीक है। और एक बचा है ना अभी भी, तो एक ही लिख दो, ठीक है। इस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्या किया मैंने, यूनिट डिजिट से स्टार्ट किया और जो भी नंबर्स आ रहे थे उसको आपस में मैं ऐड करते चला गया, ठीक है। 3 3 1 4 इस तरीके से, ठीक है। अब ये आ गया आपका 1331 इंटू 11, ओके। अब इसको आपको लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत आसान है। देखो 6 1 जा तो 6 हो गया, फिर 6 4 जा कितना होता है 24, तो 4 आ गया, 2 कैरी आ गया। 6 6 जा 36, 36 और 2 38, तो 3 कैरी आ गया। 6 4 जा 24 और 3 27, तो 2 आ गया। 6 1 जा 6 एंड 2, तो 8 7 8 4 6। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, वेरी इजी, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप सभी को आया होगा। 8 7 8 4 6 ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप अपने आंसर से क्रॉस चेक कर लो, अपना कैलकुलेशन चेक कर लो और देख लो कि क्या सही आंसर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये भी सभी को समझा होगा, बहुत ही आसान है, ओके। तो 8 क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट्स सी द 9th वाला क्वेश्चन। देखते हैं 9th वाले क्वेश्चन का आंसर
किस किस को आता है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका निकालता है आंसर। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 9th का आंसर जो है वो क्या आएगा। अब इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला उन्होंने बोला है कि कुछ परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी कुछ परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ न्यूमरेटर दिया है, कुछ डिनोमिनेटर दिया है, और उसको कुछ कुछ परसेंट से इंक्रीज किया है। जो न्यूमरेटर है उसको उसने 150 से किया हुआ है, और जो डिनोमिनेटर है उसको उसने 350% से किया हुआ है। और उन्होंने बोला है कि ये जब मैं करता हूं तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है वो 25/51 आता है, ये उन्होंने कहा है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब x/y अगर आप ओरिजिनल फ्रैक्शन ले रहे हो तो वो कितना होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट को लगते हैं कि अरे ये क्या पूछ लिया, बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। चलिए देखते हैं। देखो सिंपल है, उन्होंने बोला है कि 150% का इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे आप बताओ कि कोई भी चीज जब 150% से इंक्रीज होती है तो एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी बनती है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि एक नंबर है मेरे पास, लेट्स से 50, उसको मैं 150% से इंक्रीज कर रहा हूं, तो 50 तो अपने आप में 100% है ना, और उस 100% में 150% का इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज कितने का होगा, 250 का। ऐसे हमेशा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है और x जो है वो 150% से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि x अपने आप में 100% है और वो 150% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब टोटल इंक्रीज 250% का होगा। तो ये 250% मैंने लिख दिया। वैसे ही उन्होंने बोला डिनोमिनेटर जो है y वो 350% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल इंक्रीज 450 का होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये 100 तो आपस में कट हो जाएंगे, इसका तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। ओके 100 कट हो गए, ये सिर्फ 250 और 450 बचे हैं, जिसको मैं आपस में कट करूंगा आगे 0 0। ओके, और देखो आप ये 25 जो है और ये 45 जो है वो भी आपस में कट हो सकते हैं, विच इज 5 5 एंड 5 9। तो अल्टीमेटली देखो आपके पास क्या बचा है, x इंटू 5 y इंटू 9 इक्वल्स टू 25/51, ये बचा हुआ। अब और आप आगे कट कर सकते हो ना, देखो 5 5 और ये 9 जो है ये मतलब 3 से जाएगा 70, ठीक है। और देखो ये 3 इधर आ जाएगा क्योंकि मुझे x/y का वैल्यू चाहिए, तो ये 3 अगर 5 में जाएगा तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, 15/17, जो कि मेरा रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा आफ्टर द इंक्रीज, ठीक है। तो x/y जो था मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन, उसका वैल्यू आ गया 15/17, वेरी इजी, राइट। तो अगर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के इंक्रीज वाले टाइप आते, ये भी बहुत बार एग्जाम में आते, तो अगर ये आएंगे तो आपको ऐसे करना है कि जितना उन्होंने इंक्रीज बाय बोला है उतना आप उसमें 100 ऐड कर दो। जैसे 150% इंक्रीज बोला है तो उसको 250 ले लो, 350% इंक्रीज बोला है तो 450 ले लो। और ऐसा क्यों लेना है ये अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये नंबर अपने आप का 100% होता है, उसको आप 150% से बढ़ाओगे तो टोटल इंक्रीज 250% का होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। 15/17 उसका आंसर है 9th क्वेश्चन का। तो चलिए आज के वीडियो का, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, 10th वाला। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डेफिनेटली ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व करना इस सेशन में डेफिनेटली सीख गए होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 10th क्वेश्चन कौन कौन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट है अभिनव, जो 80% फिजिक्स में स्कोर कर रहा है और 60% केमिस्ट्री में स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में काफी अच्छा है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उसका डब्बा गुल है, ठीक है। 60 नहीं है, 66% बोला है केमिस्ट्री में, ठीक है। और बोला है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है दोनों पेपर्स के, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 ईच है, ठीक है। फिजिक्स के भी 100 है, केमिस्ट्री के भी 100 है, ओके। अब उन्होंने ये बोला है कि वो कितना % मैथ्स में स्कोर करे, तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें वो कितना % स्कोर करे, जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि वो उसमें कितना % स्कोर करे कि उसका सब मिला के 80% आए स्कोर, मतलब तीनों जो सब्जेक्ट है उसका मिला के 80% स्कोर उसका आना चाहिए, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कैसे किया जा सकता है।
सबसे पहली बात ये देखो कि तीनों जो सब्जेक्ट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों के मिला के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ओवरऑल परसेंटेज देके रखा है। उन्होंने आपको ये बोला है तीनों सब्जेक्ट के मिला के उसके 80% मार्क्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल मैक्सिमम मार्क्स पता है कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स मिला के 80% कितने होते हैं, तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं, है ना। तो देखो मैथ्स के उन्होंने बोले थे 200 मार्क्स है, बाकी के 100 है, तो टोटल एग्जाम 400 मार्क्स का हो गया और 400 में से उसको 80% मिल रहे हैं। अब 400 का 80% कितना होता है, 320, मतलब उसको टोटल मार्क्स जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स वो 320 मिले हुए हैं। अब उसमें से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो स्कोर पता है, परसेंटेज में दिया है, लेकिन स्कोर तो निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि दोनों के पेपर 100 मार्क्स के, है ना। तो फिजिक्स में उसने 80 मार्क्स स्कोर किए और केमिस्ट्री में 66 किए, राइट। तो 80 और 66 को अगर मैं मिला दूंगा तो होगा कितना, तो 146 होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। तो 146 जो है वो 320 में से अगर मैं निकाल दूंगा तो वो उसका मैथ्स का स्कोर बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तीनों मिला के 320 मिले हैं और उसमें से 2 सब्जेक्ट में तो इतने मिले हैं 80 और 66। इसका मतलब जो बचे हुए होंगे वो मैथ्स के होंगे, है ना। अब देखो आप कितने बचे हुए हैं, 146 से आपको 320 तक जाना है। तो जाहिर सी बात है पहले आप 146 से 200 तक तो जाओ। 146 से 200 तक जाने के लिए मुझे 54 लगेंगे, है ना, और आगे और 120 जाना है ना। तो टोटल मुझे 174 का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब मैथ्स में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, 174। लेकिन आपको मार्क्स नहीं पूछे, आपको परसेंटेज पूछा है। कोई बात नहीं, 174 उसको मार्क्स मिले हैं, लेकिन कितने मार्क्स में से मिले हैं मैथ्स में, 200 मार्क्स में से। तो बस आपको यह परसेंटेज निकालना है। अब 2 0 तो कटोगे, 2 से आप 174 को कट कर दो, कितनी बार जाएगा, 87 टाइम्स जाएगा ये, है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई मैथ्स में उसको 87% मिले थे, जो कि आपको निकालना था, जो कि आपका फाइनल आंसर था। बहुत ही आसान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10th वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और देखा आपने कि परसेंटेज में क्वेश्चंस का लेवल कैसे पूछा जा रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। और अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं। उसमें मैंने आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक दी है, जहां पे आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज जैसे मैंने कहा है, हम लोग वीडियो में लिमिटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर पाते हैं, इसीलिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो जो अप्रोचेस मैंने सिखाए बस वही अप्रोच आप वहां पे यूज करना, तो आपको वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो उस पीडीएफ में है, ठीक है। तो पीडीएफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपका परसेंटेज जो टॉपिक है उसके ऊपर जो कमांड है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, तो हमारा आज जो डे 16 का लेक्चर था उसमें मैंने आपको परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिखा दिए, ठीक है। अब हमारा जो आगे लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीडियो का, वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए तो उसका वेटेज अराउंड 50% तक जाता है, प्रीलिम्स में भी आउट ऑफ 35 10 से 15 क्वेश्चन डीआई के आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें बहुत ही छोटे छोटे अप्रोचेस होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो आपको जानने हैं। वो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप ज्यादा टाइम लगाओगे डीआई को सॉल्व करने के लिए। तो वही टेक्निक्स मैं आपको कल के लेक्चर में और आगे आने वाले 3-4 लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, टेबल डायग्राम होता है, बार ग्राफ होता है, तो वो सारे टाइप्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो इसीलिए आपको आगे के जो 3-4 लेक्चर्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से देखने हैं, ताकि आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स प्रीलिम्स में आउट ऑफ 35 फिक्स हो जाए। और अगर आपके वो मार्क्स फिक्स हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता 25+ मार्क्स लाने से क्वांट्स में, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए डेफिनेटली आप वेट करना और वो वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डे 17 में, जिसमें हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।